पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे नाभिकीय बल के बारे में। नाभिकीय बल और नाभिकीय बल के गुण के बारे में हमने आपको पिछला क्लास में बताया था। बहादुर, मॉडर्न फिजिक्स में अभी तक हम आपको जो भी पढ़ाए हैं वो उससे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक हम आपको मॉडर्न फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वहाँ से केवल शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग के लिए एक भी उसके लायक क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा लॉन्ग में। लेकिन यहाँ से हम लोग जो भी अब पढ़ेंगे हम आपको लगभग 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन लगभग एग्जाम में ज़रूर आएगा। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स में हम लगभग 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसमें से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर एग्जाम में आएगा। अब हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पहला रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ऐसे ये वर्ड अंग्रेजी वर्ड है रेडियो एक्टिविटी। इसको हिंदी में कहते हैं रेडियो सक्रियता, लेकिन जितना इसका फेमस हिंदी वर्ड है उतना ही फेमस इसका अंग्रेजी वर्ड भी है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता कहता है कि वह नाभिकीय घटना जिसमें किसी तत्व से अदृश्य किरणें, अदृश्य मतलब जिनको देखा ना जा सके, वह नाभिकीय घटना जिसमें किसी तत्व से अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं। स्वतः माने अपने आप। वह नाभिकीय घटना कि जिसमें किसी तत्व से अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं, स्वतः उत्सर्जित होती हैं, वह हमारा रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी है। वह नाभिकीय घटना जिसमें किसी तत्व से अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं, अदृश्य किरणें अपने आप उत्सर्जित होती हैं, रेडियो सक्रियता है। इस घटना की खोज बेकुरल ने की। इस घटना की खोज बेकुरल ने की। इस घटना में भाग लेने वाले तत्व, मतलब जिस तत्व से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं, इस घटना में भाग लेने वाले तत्व मतलब जिस तत्व से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकलती हैं, उस तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। इस घटना में भाग लेने वाले जो तत्व हैं, जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकलती हैं, उसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस घटना में जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, इस घटना में जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा, अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा, इस घटना में जो अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकलती हैं उसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकलती हैं उसे हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, जो अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। यानी अल्फा बीटा गामा क्या है? तो रेडियो एक्टिव किरण है। अल्फा बीटा गामा क्या है? तो रेडियो एक्टिव किरण है। अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव किरण है। ये अदृश्य होती हैं। अल्फा बीटा गामा जो है अदृश्य होती हैं और जिस तत्व से निकलती है उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। परमाणु संख्या 82, परमाणु संख्या 82 से अधिक वाले सभी तत्व, परमाणु संख्या 82 से अधिक वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आते हैं। परमाणु संख्या 82 से अधिक वाले जितने भी तत्व हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आते हैं।
परमाणु संख्या 82 से अधिक वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आते हैं। ये रहा आपका रेडियो एक्टिविटी के बारे में। वह नाभिकीय घटना जिसमें किसी तत्व से अदृश्य किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी है। इस घटना की खोज बेकुरल ने की। इस घटना में भाग लेने वाले जो तत्व हैं, जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकलती हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा, जो अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। जो अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। परमाणु संख्या 82 से अधिक वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आते हैं। परमाणु संख्या 82 से अधिक वाले सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव किरण के गुण के बारे में। रेडियो एक्टिव किरण के गुण, रेडियो एक्टिव किरण के गुण। तो रेडियो एक्टिव किरण एक अल्फा कण, दूसरा बीटा कण और तीसरा गामा किरण। एक सवाल यहाँ से निकल के आता है, एक सवाल यहाँ से निकल के आता है कि सर अल्फा और बीटा कण है कि किरण है? अल्फा और बीटा कण है कि किरण है? क्योंकि आपने पहले किरण बताया, फिर यहाँ कण लिखा। हम लोग भी कभी कभी कण पढ़ते हैं, कहीं कहीं किरण पढ़ते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, तो रेडियो एक्टिव किरण है ये। तो बताइए कि अल्फा और बीटा कण है कि किरण है? तो इसका जवाब है कि अल्फा और बीटा दोनों कण हैं। अल्फा और बीटा दोनों कण हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो किरण के रूप में बाहर निकलते हैं। अल्फा और बीटा दोनों कण हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो रेडियो एक्टिव किरण के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर में है तो लिक्विड है, सिलेंडर के अंदर में है तो लिक्विड है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो गैस के रूप में बाहर निकलता है। उसी तरह अल्फा और बीटा दोनों कण हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो किरण के रूप में बाहर निकलते हैं। अल्फा और बीटा दोनों कण हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो किरण के रूप में बाहर निकलते हैं। हम बारी बारी से तीनों गुण के बारे में बात करें तो अल्फा धन आवेशित कण है, अल्फा धन आवेशित कण है, बीटा ऋण आवेशित कण है और गामा उदासीन होता है। अल्फा धन आवेशित कण है, बीटा ऋण आवेशित कण है और गामा उदासीन होता है। यानी अल्फा पर धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश, अल्फा पर धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश और गामा उदासीन। अल्फा धन आवेशित होता है, बीटा ऋण आवेशित होता है, गामा उदासीन होता है। इसके बाद कहता है अल्फा की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अल्फा की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अल्फा की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। बीटा के द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg और आवेश -1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसका आवेश भी 0 और द्रव्यमान भी 0। यानी अल्फा का परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अल्फा की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। बीटा का आवेश -1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम और द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम और द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। यानी जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना ही आवेश है, और जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान। और गामा का आवेश और द्रव्यमान दोनों शून्य होता है। गामा आवेशहीन होता है और द्रव्यमानहीन होता है। द्रव्यमान और आवेश दोनों शून्य होता है।
अल्फा एक हीलियम नाभिक है। अल्फा एक हीलियम नाभिक है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अल्फा एक हीलियम नाभिक है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अल्फा एक हीलियम नाभिक है। क्यों है? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। बीटा नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। बीटा नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। बीटा नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इनका आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। और गामा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। सोचने वाली बात है कि क्या सर रियल में अल्फा हीलियम नाभिक है? क्या अल्फा हीलियम है? तो नहीं बहादुर, अल्फा हीलियम नहीं है। अल्फा हीलियम नाभिक जैसा है। अल्फा की परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है और हीलियम का भी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होती है, इसीलिए कहता है कि हीलियम नाभिक जैसा है। उसी तरह बीटा नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए, नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएगा? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल जाएगा? तो बहादुर, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता सर, ये इलेक्ट्रॉन जैसा है। बीटा जो है इलेक्ट्रॉन जैसा है। एक और बात बता दें, अल्फा बीटा और गामा तीनों नाभिक से निकलते हैं। अल्फा बीटा और गामा तीनों नाभिक से निकलते हैं। अल्फा बीटा और गामा जो है तीनों नाभिक से निकलते हैं, नाभिक में से निकलते हैं। तो अल्फा एक हीलियम नाभिक है, तो हीलियम नाभिक नहीं है, हीलियम नाभिक जैसा है। बीटा नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है। बीटा नाभिक से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जैसा है। और गामा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहीं पर एक पॉइंट समझा दें, अल्फा भारी कण है, बीटा हल्का कण है और गामा उदासीन तरंग है। अल्फा भारी कण है, बीटा हल्का कण है और गामा भारहीन है, भारहीन तरंग है, भारहीन तरंग है। अल्फा भारी कण है, बीटा हल्का कण है और गामा भारहीन विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कम विक्षेपित होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कम विक्षेपित होता है। क्यों कम विक्षेपित होता है? क्योंकि ये भारी होता है। अल्फा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कम विक्षेपित होता है। क्यों कम विक्षेपित होता है? क्योंकि ये भारी कण है। बीटा नाभिक जो है बीटा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अधिक विक्षेपित होता है। बीटा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अधिक विक्षेपित होता है। क्यों अधिक विक्षेपित होता है? क्योंकि यह हल्का होता है। और गामा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। सवाल है क्यों नहीं होता है? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन होता है, और जब उदासीन होगा तो न तो आकर्षण होगा और ना ही विकर्षण होगा। जब उदासीन होगा तो न तो आकर्षण होगा और ना ही विकर्षण होगा, इसीलिए उदासीन है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। अल्फा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कम विक्षेपित होता है क्योंकि भारी होता है। बीटा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अधिक विक्षेपित होता है क्योंकि हल्का होता है। और गामा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है क्योंकि उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा की भेदन क्षमता नगण्य होती है। अल्फा की भेदन क्षमता नगण्य होती है। अल्फा की भेदन क्षमता नगण्य होती है। बीटा की भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होती है। नगण्य मतलब बिल्कुल नहीं, अल्फा की भेदन क्षमता नगण्य होती है। बीटा की भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होती है। बीटा की भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होती है। और गामा की भेदन क्षमता महत्तम होती है। गामा की भेदन क्षमता से अधिक
किसी का भेदन क्षमता नहीं होता है। अल्फा की भेदन क्षमता नगण्य होती है, बीटा की भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होती है और गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा से अधिक भेदन क्षमता किसी का नहीं होता है। गामा से अधिक भेदन क्षमता किसी का नहीं होता है। अगला है अल्फा। भेदन क्षमता मतलब भेदने की क्षमता, आर पार करने की क्षमता, छेदने की क्षमता। अगला है अल्फा का आयनीकरण क्षमता महत्तम होता है। अल्फा का आयनीकरण क्षमता महत्तम होता है। आयनीकरण क्षमता मतलब आयन बनाने की क्षमता। आयन बनाने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। तो अल्फा का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है। बीटा की आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होता है। बीटा की आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होता है और गामा की आयनीकरण क्षमता नगण्य होता है। गामा की आयनीकरण क्षमता नगण्य होता है। अल्फा की आयनीकरण क्षमता महत्तम होता है, बीटा की आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम होता है और गामा की आयनीकरण क्षमता नगण्य होता है। गामा की आयनीकरण क्षमता नगण्य होता है। गामा से आयन नहीं बन सकते। गामा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। अगला है अल्फा फोटोग्राफिक प्लेट को कम प्रभावित करता है। अल्फा फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत कम प्रभावित करता है। अल्फा फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत कम प्रभावित करता है। बीटा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है और गामा फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत अधिक प्रभावित करता है। गामा फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? तो फोटोग्राफिक प्लेट एक टेस्टिंग किट है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि अम्ल क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो लिटमस पत्र क्या है? तो एक टेस्टिंग किट है जिसकी मदद से हम अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। उसी तरह अल्फा बीटा और गामा को भी हम फोटोग्राफिक प्लेट से जांच कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो कम प्रभावित करेगा वो अल्फा है, जो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करेगा वो बीटा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो गामा है। इस तरह से रेडियो एक्टिव किरण के गुण हमने बताया, 7 गुण तीनों में बताया और 7 3 गुण में बताया, तो 21 ऑब्जेक्टिव हो गया और बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी तक हम आपको रेडियो सक्रियता और रेडियो एक्टिव किरण के गुण के बारे में बताया, रेडियो सक्रियता के बारे में और रेडियो एक्टिव किरण के गुण के बारे में। यदि आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। हम रेडियो सक्रियता के बारे में और रेडियो एक्टिव किरण के बारे में बता रहे थे। अब हम यहाँ से पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम। रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम, रेडियो एक्टिव विखंडन के क्या नियम हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो कहता है कि जब किसी नाभिक से पहले तो समझिए कि किसी भी नाभिक से अल्फा और बीटा, किसी भी नाभिक से अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं। किसी भी नाभिक से अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं। जब अल्फा निकलेगा तो गामा निकलेगा और फिर बीटा निकलेगा तो गामा निकलेगा। तो अल्फा और बीटा एक साथ कभी नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। मतलब एक अल्फा कण निकलेगा तो भी गामा निकलेगा, बीटा कण निकलेगा तो भी गामा निकलेगा, लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलेगा। जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है, जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। जब किसी भी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है।
किसी भी नाभिक से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है। जब किसी नाभिक से एक बीटा कण निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बीटा के निकलने से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है। जब एक बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से एक बार, किसी भी नाभिक से अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। यानी अल्फा निकलेगा तो भी गामा निकलेगा, बीटा निकलेगा तो भी गामा निकलेगा। दूसरा है, जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाता है। जब एक बीटा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब एक गामा निकलता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब एक बीटा कण निकलता है, गामा निकलता है तो। और अगला है रेडियो एक्टिव विखंडन की दर। रेडियो एक्टिव विखंडन की दर परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की जो दर है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की जो दर है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की जो दर है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विखंडन की जो दर है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। फिर से एक बार, किसी भी नाभिक से अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रत्येक के निकलने से गामा निकलता है। जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाता है। जब एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब एक गामा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला है रेडियो एक्टिव विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। जो रेडियो एक्टिव विखंडन की दर है उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगा तो विखंडन की दर भी, टूटने का जो रफ्तार है वो भी ज़्यादा होगा। और परमाणुओं को जो टूटने की रफ्तार है, परमाणुओं की संख्या कम होने पर कम हो जाएगी। परमाणुओं की संख्या कम होगी तो टूटने का रफ्तार भी कम होगा। परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो टूटने का रफ्तार भी ज़्यादा होगा। तो बहादुर, हम अगले क्लास में जो है रेडियो एक्टिव विखंडन की दर परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है, इसी का गणितीय व्याख्या करेंगे। यानी रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम की गणितीय व्याख्या करेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। रेडियो एक्टिव विखंडन की दर उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है, या रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम के हम गणितीय समीकरण निकाल करके आपको दिखाएंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 80 है और द्रव्यमान संख्या 234 है। परमाणु संख्या 80 है और द्रव्यमान संख्या 234 है। इसमें से एक अल्फा कण निकल गया, तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या 78 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगा तो 230 हो जाएगा। जब एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगा। यदि इसी में इसके बाद यदि एक बीटा निकल जाए, तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमाणु अल्फा कण निकलेगा, परमाणु संख्या 2 कम होगा, द्रव्यमान संख्या 4।
एक बीटा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए गामा किरण निकलता है, गामा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 कम होगा, द्रव्यमान संख्या 4। बीटा निकलेगा, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गामा निकलेगा तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से रेडियो एक्टिव विखंडन के बारे में हमने आपको बताया। अगले क्लास में हम रेडियो एक्टिव विखंडन के नियम के गणितीय व्याख्या करेंगे, मैथमेटिकल समीकरण प्राप्त करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।